हेलो एवरीवन, दिस इज द सेकंड डे एंड आज हम लोग इस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। दिस इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो कुछ मेजर सेगमेंट्स है उसमें हम आज कवर करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स अलॉन्ग विद इट गैमेटोजेनेसिस और इसी के साथ साथ इम्प्लांटेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट्स। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों को हार्मोनल रेगुलेशन सब में लेके चलना है, क्योंकि ये बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अगर मैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में बात करता हूं तो सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। हम सबको पता है कि अगर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो जो सबसे पहला सेगमेंट है उसमें आप प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में बात करेंगे। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसको कहा गया है? टेस्टिस को कहा गया है। ठीक है, क्यों? हॉर्मोन्स भी ये प्रोड्यूस कर रहा है और गैमेट्स का भी प्रोडक्शन यही करता है। साथ ही साथ हम सबको पता है कि जब डेवलपमेंट हो रहा होता है तो 7 मंथ इसके एम्ब्रियोनिक नहीं फीटल डेवलपमेंट के 7वें महीने के बाद टेस्टिस जो है एब्डोमेन के बाहर आ गया। एब्डोमेन के बाहर आ गया तो विल यूज द टर्म एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। ठीक है, एब्डोमेन के बाहर आ गया जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। अच्छा, ये क्यों बाहर आया? ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके। क्या हो सके? स्पर्मेटोजेनेसिस। ये स्पर्मेटोजेनेसिस सर बाहर ही क्यों? क्योंकि आउटसाइड द बॉडी द टेम्परेचर इज 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस होता है एज कंपेयर टू बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस और तापमान कम होगा, जो इस प्रोसेस को फेवर करता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूंगा तो ये देखो, ये हो गया एब्डोमेन वाला एरिया। ठीक है, दिस इज इंग्विनल कैनाल। ये नए नए टर्म्स अभी आप सीखे थे, एनसीईआरटी में अभी इसको दिया नहीं है, बताया नहीं है, बस मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं। ये हो गया एक टेस्टिस, ये हो गया पेयर टेस्टिस। ठीक है, तो इट इज आउटसाइड दी एब्डोमेन। बच्चा लोग याद रखो, विंटर के टाइम जो ये टेस्टिस है, अच्छा नॉर्मली इस टेस्टिस में मसल्स की कवरिंग होगी। अब डार्टोस क्रेमेस्टर जान गए तो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, देखो इसमें सीन क्या है ना, ये यहाँ पे जो मसल्स की लेयरिंग है ना, जैसे टेम्परेचर इसको नॉर्मली बॉडी से कम चाहिए तो ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। विंटर के टाइम स्पर्मेटोजेनेसिस को अगर सपोर्ट करना है तो उस समय ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे ताकि ओवरऑल सरफेस एरिया क्या हो जाए? कम हो जाए और हीट लॉस कम। समर के टाइम क्या होगा? यही मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे और ये स्क्रोटम का ओवरऑल सरफेस एरिया बढ़ जाएगा ताकि हीट लॉस ज्यादा हो और नॉर्मली बॉडी टेम्परेचर से भी 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम हो और स्पर्मेटोजेनेसिस को सपोर्ट कर सके। क्लियर? ये तो स्ट्रक्चर्स वाला पॉइंट हो गया। अब इसमें जब हम टेस्टिस को ध्यान से पढ़ेंगे इसके बारे में, तो यहाँ पे आप सबको पता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ये सारी चीजें होती हैं। यहाँ से अलग अलग नेटवर्क निकल के ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे तैयार हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड रिटेटेस्टिस। रिटेटेस्टिस के बाद हाईली कॉइल्ड इसको नहीं बोलेंगे, यहाँ से जो एग्जिट कर रहा है दिस पोर्शन इज कॉल्ड वासा इफ्रेंशिया। ये हो गया वासा इफ्रेंशिया। वासा इफ्रेंशिया के बाद यहां से हाईली कॉइल्ड ऐसे करके स्ट्रक्चर जो जाएगा दिस इज कॉल्ड एपिडार्डिमस। ठीक, और उसके बाद से ये किस में लीड करेगा? वॉस डिफरेंस। इट विल लीड टू वॉस डिफरेंस। क्लियर? तो अगर हम पाथवे के बारे में बात करें तो दिस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रिटेटेस्टिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद स्पर्म पहले रिटेटेस्टिस में जाएगा। रिटेटेस्टिस के बाद कहां जाएगा? वासा इफ्रेंशिया। वासा इफ्रेंशिया से मतलब ये एग्जिट कर रहा है। ठीक है, तो वासा इफ्रेंशिया का आधा पोर्शन आपको टेस्टिस के अंदर दिखेगा, आधा बाहर। उसके बाद से ये कहां पे लीड किया? एपिडार्डिमिस में, जहां पे स्पर्म का टेम्पररी स्टोरेज होता है। और एपिडार्डिमिस हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। फर्दर यहां पे लीड किया और क्या बना दिया इसने? वॉस डिफरेंस। अब यही जो वॉस डिफरेंस है बच्चा लोग, इसको यहां समझते हैं। यही जो वॉस डिफरेंस है ये अब कहां पे ओपन आउट होगा? तो यूरेथ्रा। जैसे आपने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, जैसे आपने अगर स्ट्रक्चर को पढ़ा होगा, दिस इज यूरेथ्रा। ये हो गया यूरेथ्रा। दिस इज यूरेथ्रल मीटस एंड देन यहां पे होता है प्रोस्टेट। व्हाट इज दिस? दिस इज प्रोस्टेट। ठीक है, जो वॉस डिफरेंस है, वॉस डिफरेंस आके इस प्रोस्टेट में ओपन होगा कुछ ऐसे। वॉस डिफरेंस आएगा
और आके से स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा। दिस फूला हुआ पोर्शन ऑफ वॉस डिफरेंस इज कॉल्ड एम्प्यूला। व्हाट इज दिस? एम्प्यूला। और यहीं पे बच्चा लोग ओपन आउट होगा एक और स्ट्रक्चर जिसका नाम है सेमिनल वेसिकल। व्हाट इज दिस? सेमिनल वेसिकल। ये सेम स्ट्रक्चर जो यहां देख रहे हो वहां पे भी है। तो ये दिस एम्प्यूला, फूला हुआ स्ट्रक्चर प्लस सेमिनल वेसिकल के कॉमन पोर्शन को मिला के कहते हैं इजाकुलेटरी डक्ट। व्हाट इज दिस? इजाकुलेटरी डक्ट। क्लियर? इज देयर एनी डाउट? देन उसके बाद से यहां पे हो जाएगा बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स। क्या हो जाएगा ये? बल्बोयूरेथ्रल और कॉर्पस ग्लैंड। यानी कि अच्छा हाँ, जब आप एनसीईआरटी को रीड करिएगा तो मेक श्योर जो जो स्ट्रक्चर्स और पार्ट्स दिया है कितने पेयर्ड है कितने अनपेयर्ड है इस पे ध्यान देना, क्योंकि अभी आप ट्रेंड जानते हैं, ऐसे डब्बा बन जाएगा और उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स लिख दिए जाएंगे और बोला जाएगा गिन के बताओ कितने पेयर्ड स्ट्रक्चर्स है। तो प्रोस्टेट इसमें सिंगल स्ट्रक्चर है। बाकी अगर आप बात करते हो सेमाइनल वेसिकल के बारे में तो ये पेयर्ड स्ट्रक्चर है। एंड देन अगेन दिस बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड इज अगेन विच स्ट्रक्चर? पेयर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसी स्ट्रक्चर्स में फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया, जो कुछ कंफ्यूजिंग टॉपिक है उसको ही पहले स्टार्ट करेंगे। फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया में अगर हम स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे तो दिस इज मॉन्स प्यूबिस, दिस इज मॉन्स प्यूबिस। ठीक है। और ये जो है बच्चा लोग, ये जो बाहर की ओर है दिस इज लेबिया मेजोरा, ये हो जाएगा लेबिया मेजोरा। और अंदर के तरफ जो इनफोल्डिंग होगी पेयर्ड, इसका नाम क्या है? अंदर के तरफ वाले को आपने बोल दिया लेबिया माइनोरा। याद रखना स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है, ये दिस इज लेबिया माइनोरा एंड दिस इज लेबिया मेजोरा। लेबिया माइनोरा के अपर जंक्शन में, नॉट इन द लोअर जंक्शन बट इन द अपर जंक्शन, यू विल फाइंड एक ऐसा स्ट्रक्चर। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्लिटोरिस। ठीक है। और साथ ही साथ इनके लोअर पोर्शन पे यू विल फाइंड पार्शियली कवर्ड, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जिसने वेजाइना को पार्शियली कवर किया है और इसको बोला जाता है हाइमेन। क्या बोला जाएगा? हाइमेन। एंड दिस इज वेजाइनल ओपनिंग, यानी कि वेजाइनल ओरिफाइस। क्लियर? यानी कि मॉन्स प्यूबिस के बारे में क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यू, लेबिया मेजोरा पेयर ऑफ फ्लैशी फोल्ड्स। लेबिया माइनोरा क्या होता है? खुद लेबिया मेजोरा के अंदर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। और ये जो लोअर स्ट्रक्चर दिस इज कॉल्ड हाइमेन, और ये क्या करता है? वेजाइना को पार्शियली कवर करेगा। क्लियर? ये हो गया फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया। आगे अगर हम मूव करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के बारे में, तो यहां पे एक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा कुछ ऐसा। दिस इज द स्ट्रक्चर। ये नैरो वाला पोर्शन है, ये ऐसे फूला हुआ पोर्शन है, और यहां लास्ट में फनल शेप का पोर्शन है। ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर अगर हम देख रहे हैं, ये दिस, तो ये जो पोर्शन है दिस इज इनफंडिबुलम। ठीक है। दिस इज इनफंडिबुलम। मैं एक साइड का बना रहा हूं, हालांकि ये सब पेयर्ड होते हैं। दिस इज इनफंडिबुलम, दिस इज एम्प्यूला एंड दिस इज इस्थमस। ठीक है। इस्थमस हो जाएगा ये नैरो सा स्ट्रक्चर। नैरो के बाद एक वाइडर पोर्शन जिसको कहा जाता है एम्प्यूला। एम्प्यूला को फर्टिलाइजेशन साइट बोला गया है। आप यही ध्यान रखना। इनफंडिबुलम के एजेस में माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन है, माइक्रोस्कोपिक नहीं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। इनफंडिबुलम के एजेस में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, प्रोजेक्शन है, जिसको क्या कहा गया है? फिम्ब्रे। व्हाट इज दिस? फिम्ब्रे। और यहां पे प्रेजेंट होता है ओवरी। ठीक है। सो इस्थमस, एम्प्यूला, इनफंडिबुलम, फिम्ब्रे। द एजेस ऑफ द इनफंडिबुलम हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिम्ब्रे विच हेल्प्स इन द कलेक्शन ऑफ ओवम। ओवम बोलेंगे, सेकेंडरी ओसाइड बोलेंगे। ठीक है। ओवम फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है तब बोलते हैं, मियोसिस सेकंड कंप्लीट होता है तब बोलते हैं। सो दिस इज द ओवरी। अब हम लोग अगर बात करेंगे तो इस आउटर लेयर को कहा गया है पेरीमेट्रियम। क्या कहा गया है? पेरीमेट्रियम। इसी के अंदर स्मूथ मसल्स का लेयर है, दिस मिडिल स्मूथ मसल के लेयर का नाम क्या है बच्चा लोग? जो यहां बना रहा हूं वो इधर भी है, इधर भी है। ठीक है। मैं एक ही साइड बना रहा हूं, तो जो मिडिल वाला है इसको हम क्या बोलेंगे? मायोमेट्रियम।
अब ये मिडिल लेयर किसका बना है? स्मूथ मसल्स का। तो हमको बाय डिफॉल्ट पता है अगर ये स्मूथ मसल्स का बना है तो कॉन्ट्रैक्शन इसमें किसके वजह से होगा? ऑक्सीटोसिन। किसके वजह से होगा? ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन का सिंथेसिस कौन करता है बताओ? हाइपोथैलेमस। ऑक्सीटोसिन को सिक्रीट कौन कर रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी की पोस्टीरियर पिट्यूटरी? अगर आपने पोस्टीरियर बोला है तो गलत बोला है, सिक्रीट नहीं, रिलीज कर रहा है, क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन को स्टोर करेगा और रिलीज करेगा। कॉमन एरर है, इसको ध्यान देना। उसके बाद यहां पे एक अंदर सा इनर लेयर है जिसमें साइक्लिकल चेंजेस होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, और इसको कहा जाता है एंडोमेट्रियम। क्या कहते हैं हम लोग बच्चा लोग? एंडोमेट्रियम। क्लियर? अच्छा, दिस इज व्हाट? दिस इज सर्विक्स। ये हो जाएगा सर्विक्स, ये हो जाएगा सर्वाइकल कैनाल, ये हो जाएगा सर्वाइकल कैनाल। ये वाला पोर्शन को बोलेंगे वजाइना। तो ठीक है, और दिस ओपनिंग इज कॉल्ड वेजाइनल ओरिफाइस। इस ओपनिंग को हम कहते हैं वेजाइनल ओरिफाइस। अच्छा, वेजाइनल सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना इज इक्वल टू हम लोग क्या बोल देंगे? बर्थ कैनाल। हम इसको क्या बोल देंगे बच्चा लोग? बर्थ कैनाल। क्लियर? सो ये स्ट्रक्चर है। आई बिलीव आपको आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये ओवरी है। आगे पाथवे, मेमोरी ग्लैंड्स में भी पाथवे की बात होती है। मेमोरी ग्लैंड्स, अगर इसमें हम बात करेंगे पाथवे के बारे में तो एल्वियोलाई के पास सेल्स होते हैं जो क्या सिक्रीट करेगा? मिल्क। ठीक है। अच्छा, टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाता है जो मिल्क फॉर्मेशन में हेल्प करता है, इसको ध्यान रखना है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? मिल्क को इजेक्ट करता है। ठीक है। अच्छा, एल्वियोलाई के बाद जो मिल्क है वो निकल के जाएगा। एल्वियोलाई से बहुत सारे एल्वियोलाई है ना। जैसे मेमोरी ग्लैंड्स में अगर हम बात करेंगे तो उसमें दो पोर्शन है, एक है ग्लैंड्यूलर टिश्यू और एक होता है वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। ग्लैंड्यूलर टिश्यू में 15 से 20 मेमोरी लोब्स होते हैं। इन लोब्स के अंदर बहुत सारे एल्वियोलाई हैं और इस एल्वियोलाई में मिल्क को बनाने वाले सेल्स होते हैं। तो यानी कि एल्वियोलाई में मिल्क बन रहा है तो उसके बाद कहां जाएगा ये बेटा? मेमोरी ट्यूब्यूल्स के पास। किसके पास जाएगा? मेमोरी ट्यूब्यूल्स। ठीक है। ढेर सारे मेमोरी ट्यूब्यूल्स अब फिर यूनाइट होंगे, अलग अलग एल्वियोलाई के मेमोरी ट्यूब्यूल्स अब यूनाइट होंगे, क्या बना देगा? मेमोरी डक्ट। क्या बना देगा? मेमोरी डक्ट। और ढेर सारा अलग अलग मेमोरी डक्ट मिला के क्या बना देगा? मेमोरी एम्प्यूला। ठीक है, दिस इज मेमोरी एम्प्यूला। और ये मेमोरी एम्प्यूला फर्दर लीड्स टू लेक्टिफेरस डक्ट। लेक्टिफेरस डक्ट, उसके बाद से फिर क्या आ जाएगा बच्चा लोग? निपल्स, जहां से मिल्क इजेक्ट आउट होगा। ठीक है। अगर आपसे मिल्क का पाथवे पूछा जाए तो व्हाट इज द पाथवे? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के बाद कहां गया? मेमोरी ट्यूब्यूल्स। मेमोरी ट्यूब्यूल्स के बाद कहां गया? मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट ढेर सारे मिलके क्या बना दिए? मेमोरी एम्प्यूला। एंड देन मेमोरी एम्प्यूला के बाद क्या हो गया बच्चा लोग? लेक्टिफेरस डक्ट। देन आफ्टर दैट निपल्स। ठीक है। अच्छा, ये तो स्ट्रक्चर्स है, ये इतना कॉम्प्लिकेट आपके लिए डेफिनेटली नहीं होगा क्योंकि एक आध बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा। बट अब जो सेगमेंट है इसको ध्यान से समझना है। मैं हार्मोनल रेगुलेशन को सारी चीजों से जोड़ूंगा अभी। ठीक है। देखिए, जीएनआरएच धीरे धीरे बढ़ते रहता है। एक समय ऐसा आएगा कि इतना ज्यादा जीएनआरएच हो जाएगा, इसका लेवल इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि ये एंटीरियर पिट्यूटरी, याद करो मतलब पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था, अगर रिलीजिंग या इनहिबिटिंग लिखा है यानी कि हाइपोथैलेमस से आ रहा है और किसके लिए आ रहा है? ये एंटीरियर पिट्यूटरी के लिए। तो ये क्या आ रहा है? जीएनआरएच कहां से निकला? ये हाइपोथैलेमस से। किसके पास जाएगा? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। यानी कि पॉजिटिव फीडबैक मिला बच्चा लोग। एंटीरियर पिट्यूटरी जैसे ये पॉजिटिव फीडबैक पाएगा ये रिलीज करेगा एलएच और एफएसएच। इन दोनों को मिला के हम कहते हैं गोनाडोट्रोपिन्स। क्या कहते हैं? गोनाडोट्रोपिन्स। अब बच्चा लोग गोनाडोट्रोपिन्स यानी कि ये गोनैड्स को उकसाएगा कि वो अपना हार्मोन रिलीज करे। तो अब ये गोनाडोट्रोपिन्स कहां पे जाएंगे? वही एलएच एफएसएच कहां पे जाएंगे? गोनैड्स पे। और गोनैड्स पे जाने के बाद इन्होंने पॉजिटिव फीडबैक दे दिया, जिसके बाद गोनैड्स अपना हार्मोन रिलीज करेगा। मान लो ये टेस्टिस है तो इसने एंड्रोजन को रिलीज कर दिया। यही बताया था ना लास्ट टाइम, इन्होंने एंड्रोजन को रिलीज कर दिया। तो अब ये एंड्रोजन क्या करेगा? पॉजिटिव फीडबैक देगा कि निगेटिव फीडबैक देगा? निगेटिव फीडबैक देगा। जैसे मैं एंड्रोजन एस्ट्रोजन से डिस्कस करता हूं रिसेंटली, अलग अलग जगह का आप मॉक पेपर दे रहे होंगे तो आपको क्वेश्चंस डेफिनेटली मिल रहा होगा। मान लीजिए एस्ट्रोजन या
प्रोजेस्टेरोन रिलीज हो रहा है, ठीक। अगर किसी फीमेल, अच्छा ये जो एस्ट्रोजन रिलीज हो गया, ये अब इसको निगेटिव फीडबैक देगा एंटीरियर पिट्यूटरी को, ताकि ये गोनाडोट्रोपिन्स कम बने क्योंकि काम हो चुका है। दूसरा ये निगेटिव फीडबैक किसको देगा, हाइपोथैलेमस को। यानी कि अगर ये है गोनेड्स है तो ये हार्मोन बनाया और इनके हार्मोन ने निगेटिव फीडबैक दिया, तब जाके ये शांत हुए। इनकेस अगर ये गोनेड को रिमूव कर दे तो क्या ये हार्मोन रिलीज होगा, नहीं होगा ना। जब ये हार्मोन रिलीज नहीं होगा तो क्या ये निगेटिव फीडबैक जाएगा, नहीं जाएगा ना। तो ग्रेजुअली गोनेडोट्रोपिन्स का लेवल बढ़ता चला जाएगा कि नहीं। इससे बन के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे अगर किसी फीमेल की ओवरी को रिमूव कर दिया गया है और एक्स हार्मोन रिलीज हो रहा है तो गोनेडोट्रोपिन्स पे क्या असर पड़ेगा, तो गोनेडोट्रोपिन्स का नंबर बढ़ते चला जाएगा क्योंकि उनको निगेटिव फीडबैक देने वाला कोई नहीं है। नेक्स्ट, अब इसको थोड़ा सा हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस, जैसे गैमेटोजेनेसिस के बारे में हम बात करते हैं, तो गैमेटोजेनेसिस में एक पहला सेगमेंट है, दिस इज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक। स्पर्मेटोजेनेसिस, जीएनआरएच का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब ये एक समय इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि इसने एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या किया, पॉजिटिव फीडबैक दिया, एलएचएफएसएच रिलीज हुए। समझ रहे। अब देख बच्चा लोग, जीएनआरएच अगर आपको कोई बोले प्यूबर्टी आता है तब जीएनआरएच बढ़ता है, स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2, जीएनआरएच बढ़ जाता है तब प्यूबर्टी आता है, विच वन इज करेक्ट, तो स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट कि जब जीएनआरएच का लेवल बढ़ जाएगा तो ये इनको भेजेगा, कहां भेजेगा, तो मैं स्ट्रक्चर्स थोड़ा सा बना देता हूं यहाँ पे। एक टेस्टिस में कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं, 250 कंपार्टमेंट्स, 200 से 250 कंपार्टमेंट्स है, और हर एक कंपार्टमेंट को क्या कहा गया, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो मान लीजिए ये एक टेस्टिकुलर लोब्यूल है, ये क्या है, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल है। इस टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर मिनिमम 1 मैक्सिमम 3 क्या होता है, हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस टिब्यूल। मिनिमम 1 मैक्सिमम 3 क्या होता है, हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस टिब्यूल। ये जो सेमिनिफेरस टिब्यूल है, इस सेमिनिफेरस टिब्यूल में बाउंड्री में अंदर की ओर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। जो ये सेमिनिफेरस टिब्यूल है, इनके बाउंड्री में, इनके लेयर में अंदर की ओर, सॉरी लेयर नहीं, लाइनिंग में अंदर की ओर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, ठीक है। एक को आपने बोल दिया मेल जर्म सेल, क्या बोल दिया, मेल जर्म सेल, और एक को आपने क्या बोल दिया बच्चा लोग, ये सर्टोली सेल। व्हाट इज दिस, सर्टोली सेल्स। समझ में आ रहा है। आपको कोई अगर पूछे कि सर सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर की तरफ 2 लेयर्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, तो ये ट्रू हुआ कि फॉल्स हुआ, इट्स अ फॉल्स, क्योंकि 2 लेयर नहीं, 2 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, एक है मेल जर्म सेल और एक है सर्टोली सेल, ठीक है। अब देख बच्चा लोग, जैसे ही एलएचएफएसएच आए, जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, तो एक चीज याद रखिएगा, ये सेमिनिफेरस टिब्यूल के बीच में जो स्पेस दिख रहा है ना, दिस स्पेस इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोल देंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस। इस इंटरस्टिशियल स्पेस में बहुत सारे सेल्स हैं, तो उन सारे सेल्स को आप क्या बोल देंगे, इंटरस्टिशियल सेल्स। क्या बोल देंगे, इंटरस्टिशियल सेल्स, जिसमें कि एक यहां पे आपको दिखेगा लेडिक सेल्स। क्या दिखेगा, लेडिक सेल्स। क्लियर है ये स्ट्रक्चर, ये हो जाएगा लेडिक सेल्स। सर टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट है, हर एक कंपार्टमेंट को आपने बोल दिया टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। अब ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, इसके अंदर मिनिमम 1 मैक्सिमम 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस टिब्यूल होता है। दिस इज इंटरस्टिशियल स्पेस। इस इंटरस्टिशियल स्पेस में जो भी सेल्स प्रेजेंट होंगे उनका नाम होगा इंटरस्टिशियल सेल्स। अच्छा, ये लेडिक सेल्स है, ये इनएक्टिव रहता है, लेकिन एल से एलएच, ये जुगाड़ है याद रखना, एल से एलएच, एल से लेडिक सेल्स। जैसे ही ये लेडिक सेल्स आएगा, एलएच आएगा, ये लेडिक सेल्स को एक्टिवेट कर देगा। एलएचएफएसएच आ रहे थे ना, तो ये एलएच जो है लेडिक सेल्स को एक्टिवेट कर देगा, जिसके रिस्पॉन्स में लेडिक सेल्स ढेर सारे हार्मोन्स को रिलीज करेगा। मतलब जो ये हार्मोन्स को रिलीज करेगा उसका नाम है एंड्रोजेंस। एंड्रोजेंस कोई एक हार्मोन नहीं है, ग्रुप ऑफ हार्मोन है। तो लेडिक सेल्स पहले एक्टिव था क्या, नहीं था,
लेडिक सेल्स कब एक्टिवेट हुआ? जब LH और FSH आए। लेकिन एक्टिवेट कौन किया? LH ने किया। LH और FSH क्यों आए? क्योंकि GnRH का लेवल जब सिग्निफिकेंटली बढ़ गया था तो हाइपोथैलेमस ने पॉजिटिव फीडबैक दिया एंटीरियर पिट्यूटरी को, जिसके रिस्पॉन्स में पूरी पंचायत हो रहा। अब जैसी लेडिक सेल से हार्मोन रिलीज हुआ जिसका नाम है एंड्रोजेंस। एंड्रोजेंस का नेचर बच्चा लोग क्या है बताइए? तो ये होता है स्टेरॉइडल। कौन सा नेचर है बच्चा लोग? स्टेरॉइडल। तो स्टेरॉइडल नेचर होने के कारण ये आसानी से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? लेडिक सेल्स एक्टिवेट होगा तो तुरंत वो रिलीज करेगा एंड्रोजेंस, जो कि एक ग्रुप ऑफ हार्मोन्स है, और ये ग्रुप ऑफ हार्मोन्स आसानी से अंदर चले आएंगे। किसको क्रॉस करते हुए? सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए। क्यों? ये भी स्टेरॉइडल नेचर का है, प्लस जो ये सेल मेम्ब्रेन ये भी फॉस्फोलिपिड का है, तो ये लोग तुरंत अंदर चले हैं। लेकिन एक चिंता का विषय ये है कि जितनी तेजी से ये हार्मोन अंदर आया उतनी तेजी से हार्मोन बाहर भी जा सकता था, क्योंकि लिपिड सॉल्युबल तो बाय डिफॉल्ट बाहर भी तो जा सकता है, बट ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि अब आगे का जितना भी काम है वो सारा का सारा काम करता है खुद कौन? FSH। किसके द्वारा करवाएगा? सर्टोली सेल्स के द्वारा। जैसे LH FSH आ रहे थे तो LH बोलता है कि सर देखिए मैं एंड्रोजन बना भी दूंगा, हार्मोन चला भी जाएगा, लेकिन टेंशन ये है कि एंड्रोजन लिपिड सॉल्युबल है। अब ये लिपिड सॉल्युबल अंदर जितना इजीली आएगा उतना इजीली बाहर भी आएगा। तो FSH बोलता है आप टेंशन मत लीजिए, मैं सर्टोली सेल से कुछ फैक्टर्स रिलीज करवाऊंगा, कुछ चीजें रिलीज करवाऊंगा और स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाएगा। तो सबसे पहले FSH सर्टोली सेल को बोल के प्रोटीन रिलीज करवाता है, जिसको कहते हैं हम एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। इस नाम को याद नहीं भी रखेंगे तो भी चलेगा। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन इन एंड्रोजेंस के चारों तरफ आ गया। जब ये अंदर आ रहे थे तो इनका नेचर क्या था? लिपिड। अब जैसे ही अंदर आएंगे सर्टोली सेल्स क्या क्या इनके चारों तरफ प्रोटीन बना दिया ना, अब ये बाहर क्रॉस करके नहीं जा पाएंगे, यानी कि ओवरऑल यहां का क्या हो गया? बढ़ गया, हार्मोन्स के लेवल बढ़ गए। दूसरा FSH अब देखिए क्या करते हैं नेक्स्ट पेज में, एंड्रोजेंस का लेवल तो बढ़ा दिए, अंदर एंड्रोजेंस का लेवल बढ़ते ही स्पर्मेटोगोनिया बच्चा लो, स्पर्मेटोगोनिया प्लॉइडी कितनी है इसकी? 2n। ये क्या करेगा? माइटोसिस। क्या करेगा ये? माइटोसिस। और उसके बाद से बना देगा ढेर सारा स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, लेकिन कुछ जो स्पर्मेटोगोनिया होंगे उनका साइज बड़ा होगा। माइटोसिस हुआ स्पर्मेटोगोनिया का तो ढेर सारे स्पर्मेटोगोनिया बने, लेकिन सम याद रखिए, सम और मोस्ट फंसाता है। कुछ जो स्पर्मेटोगोनिया है उनका साइज बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि इनके साइटोप्लाज्म में नरिशमेंट भरा हुआ है। किसके वजह से भरा है? सर्टोली सेल के वजह से भरा है। अब सर्टोली सेल ने इसके अंदर न्यूट्रिशन दिया, किसके कहने पे दिया? FSH के कहने पे दिया, तो इनका नाम ऐसे हो जाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो सर स्पर्मेटोगोनिया और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में व्हाट इज द डिफरेंस एंड व्हाट इज द सिमिलैरिटी? सिमिलैरिटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो सिमिलैरिटी में ये भी 2n है, ये भी 2n है। डिफरेंसेस के बारे में बात करूं तो सर साइज का डिफरेंस है। तो ये जो जितने छोटे साइज वाले थे ना, ये वापस से माइटोसिस करेंगे, फिर से माइटोसिस करेंगे, फिर से कुछ लोगों का साइज बड़ा होगा, फिर से कुछ को प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। क्लियर? इसीलिए मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस आजीवन होता है। क्लियर? कोई डाउट है यहां पे? नेक्स्ट, अच्छा ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में अब होगा मियोसिस 1। मियोसिस 1 होगा। अच्छा इसकी प्लॉइडी 2n तो है ही, मियोसिस 1 होगा तो ये क्या बना देगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दिस इज सेकंड वन, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट यानी कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना रहा है? 2। मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया तो इसकी प्लॉइडी कितनी है बच्चा लोग? n। अब फिर से यहां पे होगा मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड होगा तो टोटल कितने स्पर्मेटेड बन जाएंगे? 4। कितने बन गए? 4। दिस इज कॉल्ड स्पर्मेटेड। स्पर्मेटेड। इसकी प्लॉइडी कितनी है? इसकी भी प्लॉइडी n ही है। क्लियर? नेक्स्ट सर ये स्पर्मेटेड जो है इसका साइज बल्की है, फ्लैजेला भी नहीं है, यानी कि लोकोमोटरी स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी तो चिंता का विषय है। फिर से FSH सर्टोली सेल को से रिक्वेस्ट करेगा कि कुछ कीजिए, ये जो स्पर्मेटेड बने हैं इनमें मोटिलिटी नहीं है, तो इनको मोटाइल करने के लिए एक प्रोसेस चलेगा, स्पर्मियोजेनेसिस। क्या चलेगा? स्पर्मियोजेनेसिस। इसमें क्या होता है? तो सर्टोली सेल कुछ फैक्टर्स को रिलीज करेगा जो इनके साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को कम कर देगा।
साथ ही साथ एक फ्लैजेला वाले स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देगा ताकि इनके अंदर क्या आ जाए, लोकोमोशन, मोटिलिटी इनके अंदर चला है। और अब जाके ये जो स्ट्रक्चर बना, दिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजोआ, दिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजोआ, दिस इज स्पर्मेटिड। तो स्पर्मेटिड बच्चा लोग किसमें चेंज हो गया, स्पर्मेटोजोआ में। आंख बंद करो, एक बार पूरा जो मैं कह रहा हूं उसको सिर्फ सुनो और खुद से बोलने का ट्राई करो। एंड्रोजन का लेवल जैसे ही ल्यूमेन में बढ़ गया, ल्यूमेन में बढ़ते ही स्पर्मेटोगोनिया एक्टिवेट होगा, माइटोसिस किया, जैसी माइटोसिस करेगा ढेर सारा स्पर्मेटोगोनिया बन गया, जिनमें से कुछ स्पर्मेटोगोनिया का साइज बड़ा था। क्यों बड़ा था, क्योंकि उसमें सर्टोरी सेल ने नरिशमेंट दिया है। क्यों दिया है, क्योंकि आगे यही डिवाइड करेगा। तो उन कुछ बड़े साइज वाले स्पर्मेटोगोनिया को हमने कहा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 कंप्लीट होगा, अब बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर से मियोसिस 2 कंप्लीट होगा, बनेगा स्पर्मेटिड। लेकिन ये स्पर्मेटिड बनने के बाद भी इनमें मोबिलिटी या मोटिलिटी नहीं है। क्यों नहीं है, फ्लैजेलर या लोकोमोटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बहुत हाई है। तो सर्टोली सेल से फिर से कुछ फैक्टर्स रिलीज होंगे जो इनके कंटेंट को रिड्यूस करेंगे और फाइनली किस चीज का फॉर्मेशन हो जाएगा, स्पर्मेटोजोआ। अब जब स्पर्मेटोजोआ रिलीज हो जाएंगे फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, बाहर निकलने चले जाएंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके वजह से स्पर्मेटोजोआ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को क्रॉस करके बाहर चला जाएगा। बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। तो इस पूरी पंचायत को आपने जो शुरुआत किए थे यहां से लेके यहां तक के पंचायत को मिला के आप बोलते हो स्पर्मेटोजेनेसिस। यही स्पर्मेटोजेनेसिस था बच्चा। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है? अब समझ में नहीं आ रहा तो बैठ कर लेना, बैठ के देख ही रहे, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो oogenesis, ये बात को थोड़ा सीरियसली सुनिएगा, सच में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। oogenesis भाई साहब ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है। बहुत लोग लेकिन ये कहते हैं कि इधर 2 महीने तक तो एम्ब्रियो कहते हैं, दूसरे महीने के बाद फीटल बोलते हैं। तो आप बिल्कुल इसको फीटल डेवलपमेंट भी बोलते हो, ये ज्यादा सही है, फीटल डेवलपमेंट, ठीक है, फीटल डेवलपमेंट। oogenesis फीटल डेवलपमेंट के टाइम स्टार्ट हो रहा है। किसमें होता है, अगेन मान लीजिए एक साइड का हमने ओवरी बना दिया, इस ओवरी के पेरीफेरी में ऐसे क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। इस क्यूबॉइडल एपिथेलियम को हमने पूरा समझ लीजिए कि आप ऐसे गया हुआ है। इस क्यूबॉइडल एपिथेलियम को हम कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। इसको क्या बोल देंगे, जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक। जर्मिनल एपिथेलियम क्यों बोलते हो, क्योंकि ये गैमेट के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। तो बना दिया गया यहां पे क्या, उगोनिया। व्हाट इज दिस, उगोनिया। उगोनिया ये पूरी काम कब हो रही है, अभी बर्थ नहीं हुआ है, उसके पहले स्टार्ट हो गया। मेल में कब हुआ था, प्यूबर्टी आने के बाद। डिफरेंसेस को ध्यान दीजिएगा। उगोनिया, अगेन उगोनिया की प्लॉइडी कितनी है, 2n। अब ये फिर से माइटोसिस करेगा, माइटोसिस करेगा तो फिर से ढेर सारे क्या बन जाएंगे, उगोनिया बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ बड़े होंगे ऐसा नहीं है, ये डिफरेंस है। अब यहाँ पे मियोसिस 1 भी स्टार्ट हो गया, बर्थ हुआ नहीं, मियोसिस 1 भी स्टार्ट हो गया। लेकिन ये मियोसिस 1 कंप्लीट होगा नहीं, सस्पेंडेड हो जाएगा। अभी आपके दिमाग में डिप्लोटीन जरूर आया होगा, ठीक है। सस्पेंडेड हो गया। सस्पेंडेड होने के बाद इसके सस्पेंडेड वर्जन का नाम क्या रखा गया, प्राइमरी oocyte। क्या नाम है बच्चा लोग, प्राइमरी oocyte। इस प्राइमरी oocyte के चारों तरफ ग्रेनुलोसा आ गया। टोटल का नाम क्या हो गया बेटा, प्राइमरी फॉलिकल्स। व्हाट इज दिस, प्राइमरी फॉलिकल्स। एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही oogenesis की शुरुआत हो गई। सबसे पहले उगोनिया जो था इसमें माइटोसिस हुआ, जिसके बाद से ढेर सारे उगोनिया बने। अब इसी उगोनिया में मियोसिस 1 की भी शुरुआत हो गई, जो कि होना नहीं चाहिए था। इसीलिए मियोसिस 1 में क्या हो गया, सस्पेंडेड। सस्पेंडेड वर्जन का नाम क्या पड़ गया, प्राइमरी oocyte। तो इसकी भी प्लॉइडी तो 2n ही है ना। क्यों 2n है, क्योंकि मियोसिस 1 कंप्लीट नहीं हुआ। कंप्लीट होता तब ना डिरेक्शनल डिविजन होते। आई बिलीव आपको सेल साइकिल सेल डिवीजन याद होगा। अच्छा, ये देखो, ये लास्ट में प्राइमरी फॉलिकल्स जो है वो कितने होते हैं बेटा, मिलियंस में होते हैं, मिलियंस इन ईच साइड।
मिलियंस इन ईच साइड। जैसे ही फीमेल का बर्थ हो गया, बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स थे इनका नंबर लगातार डिक्रीज होते रहता है। कम होते होते ईच साइड में कितना बच गया, 60,000 टू 80,000। ठीक है, मिलियंस में प्राइमरी फॉलिकल्स बने थे, लेकिन इनका नंबर डिक्रीज होते होते, डिजेनरेट होते होते लास्ट में कितने बचे, 60,000 टू 80,000 इन ईच ओवरी। इसको याद रखिएगा, मैकेनिज्म बड़ी बड़ी बातें सब याद रखते, छोटी चीजें भूलते, तभी सिली मिस्टेक होता है। ईच साइड में टोटल बोल देगा तो उसको डबल कर देना। अच्छा, बर्थ से प्यूबर्टी तक बच गया, कितना बच गया, 60,000 से लेके 80,000 इन ईच साइड। अब देखिए फिर से जीएनआरएच ग्रेजुअली बढ़ रहा था, एक समय इतना ज्यादा बढ़ गया, इसने पॉजिटिव फीडबैक दे दिया किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को, और इसके रिस्पॉन्स में क्या रिलीज हुआ, एलएच और एफएसएच। गोनेडोट्रोपिन्स यही तो हैं। अब ये फिर से एलएच एफएसएच जाएंगे, लेकिन इस बार बताओ कौन पहले बल्लेबाजी करेगा। ये प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, मिलियंस से कम होते होते इतने। जैसे लेडिक सेल्स को एल से एलएच, एल से लेडिक सेल ने एक्टिवेट किया, यहां के लिए आप जुगाड़ याद रखिएगा, एफ से एफएसएच, और ये फॉलिकल्स को यही एक्टिवेट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट बच्चा लोग प्राइमरी फॉलिकल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो दिस इज दी प्राइमरी oocyte, ठीक है, और इसके चारों तरफ ग्रेनुलोसा का सेल मतलब लेयर है, ये हमने अभी जस्ट डिस्कस किया था। तो ये जो प्राइमरी फॉलिकल है ना, ये प्यूबर्टी तक आते आते डिजेनरेट होकर 60K टू 80K के आसपास ईच साइड में बचता है। एलएच और एफएसएच ये दोनों गोनेडोट्रोपिन्स आए, इनमें से पहली बल्लेबाजी इस बार कौन करेगा, एफएसएच, और ये प्राइमरी फॉलिकल को एक्टिवेट करेगा, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एक्टिवेट होकर सेकेंडरी फॉलिकल में। ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल के स्ट्रक्चर्स के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हो जाएगा प्राइमरी oocyte। ठीक है, यहां ग्रेनुलोसा की एक और यहाँ पे ग्रेनुलोसा की दो लेयर आ गई ग्रेनुलोसा की। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो थीका की लेयर भी यहाँ पे आप बननी शुरू हो जाएंगी। जैसे ये हो गया थीका, ये हो गया थीका से भी यहाँ पे क्या रिलीज होगा, ये जो थीका बन गया, थीका से यहाँ पे रिलीज होगा एस्ट्रोजन। सर फर्स्ट इंस्टेंस में एफएसएच ने पॉजिटिव फीडबैक दिया प्राइमरी फॉलिकल को, बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स थे लेकिन कोई एक एक्टिवेट हुआ, ये एक्टिवेटेड प्राइमरी फॉलिकल बाय डिफॉल्ट नेगेटिव फीडबैक दे देगा एफएसएच को। किसको, एफएसएच को। क्यों, ताकि ये एफएसएच और अलग अलग जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं उनको एक्टिवेट ना कर सके, क्योंकि एफएसएच ने अगर बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स को एक्टिवेट कर दिया तो मल्टीपल ओव्यूलेशन हो जाएगा, यानी कि मल्टीपल जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि होना नहीं चाहिए। तो इसीलिए सबसे पहला नेगेटिव फीडबैक इसने एफएसएच को दिया टू प्रिवेंट, एफएसएच को क्यों नेगेटिव किया, टू प्रिवेंट मल्टीपल ओव्यूलेशन, ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे, दूसरा नेगेटिव फीडबैक ये एलएच को देता है, क्योंकि एलएच जैसे ही बढ़ेगा ये फॉलिकल्स को रप्चर कर देता है, यानी कि एलएच का बढ़ना फॉलिकल्स को रप्चर करना होता है। सो इन चीजों पे ध्यान देना है। प्राइमरी फॉलिकल के बाद जब सेकेंडरी फॉलिकल तैयार हुआ तो सेकेंडरी फॉलिकल और प्राइमरी फॉलिकल में स्ट्रक्चरल डिफरेंस तो आप देख ही रहे हो। इस थीका से एस्ट्रोजन रिलीज होगा, ये एस्ट्रोजन का क्या काम है, तो ये नेगेटिव फीडबैक देगा एलएच को और एफएसएच को। साथ ही साथ ये क्या करेगा, तो एंडोमेट्रियम के पास जाएगा और उसमें माइटोसिस करवाएगा, ताकि एंडोमेट्रियम क्या हो सके, प्रोलिफरेट हो सके। क्या हो सके, प्रोलिफरेशन, यानी कि फॉलिकल्स के डेवलपमेंट के वजह से एस्ट्रोजन रिलीज हुआ, और इसी एस्ट्रोजन रिलीज होने के वजह से एंडोमेट्रियम में प्रोलिफरेशन हुआ। मतलब पहले कौन सा फेज हुआ, फॉलिक्यूलर फेज, और इस फॉलिक्यूलर फेज के होने की वजह से कौन सा फेज हो रहा है, प्रोलिफरेटिव फेज। याद रखो मेंस्ट्रुअल साइकिल हम इसके साथ साथ लेते चल रहे हैं। जब आप ग्राफ को एनसीईआरटी में देखोगे तो एफएसएच पहले कम होता हुआ दिख रहा है, एलएच जितना बढ़ना चाहता है उतना बढ़ नहीं रहा। उसके पीछे कारण क्या है, ये नेगेटिव फीडबैक ही तो कारण है। दूसरा, प्रोलिफरेटिव फेज कहां चल रहा है, यूट्रस में, क्योंकि एंडोमेट्रियम का वही प्रोलिफरेशन हो रहा है। और ये फॉलिकुलर फेज कहां पे चल रहा है, ओवरी में चल रहा है। तो ये साइकिल दो अलग अलग जगह चल रहा है, ध्यान देना। सेकेंडरी फॉलिकल अब एक्टिवेट हो जाएगा। सेकेंडरी फॉलिकल के बाद अब यहां पे किसका फॉर्मेशन होगा बच्चा लोग, टर्शियरी फॉलिकल का। टर्शियरी फॉलिकल के फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले ध्यान देंगे, यहां पे ये जो
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सॉरी प्राइमरी oocyte जो था, इसका जो मियोसिस 1 सेकेंडरी, इधर ध्यान दीजिएगा, सेकेंडरी फॉलिकल के बाद अब बनेगा टर्शरी फॉलिकल। क्या बनेगा? टर्शरी फॉलिकल। इस टर्शरी फॉलिकल में, टर्शरी फॉलिकल की पहचान होती है फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जिसको आपने नाम दिया एंट्रम। और ये एंट्रम बनते ही यहां पे जो प्राइमरी oocyte था ना, जैसे मान लो ये इतना बड़ा प्राइमरी oocyte है, तो इसका एक छोटा सा टुकड़ा अलग हो जाएगा, फर्स्ट पोलर बॉडी बन के। क्या नाम, क्या बोल के अरेंज हो जाएगा? फर्स्ट पोलर बॉडी। और इस प्राइमरी oocyte के मैक्सिमम साइटोप्लाज्मिक कंटेंट किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं बच्चा लोग? सेकेंडरी oocyte में। किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं? सेकेंडरी oocyte में। इसकी प्लॉइडी कितनी है? n। क्लियर? तो ये हो गया सेकेंडरी oocyte, ये हो गया सेकेंडरी oocyte, ठीक है। सेकेंडरी oocyte ये अगेन ग्रेन्युलोसा की पहली लेयर, ग्रेन्युलोसा की दूसरी लेयर, साथ ही साथ यहां पे एंट्रम तो बाहर चला गया, रुको ये मैं थोड़ा बढ़िया से बना देता हूं। देखो ये हो गया मियोसिस 1, जो रुका हुआ था वो मियोसिस 1 हो गया कंप्लीट, ठीक है। मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया, तो ये हो गया बेटा सेकेंडरी oocyte। और यहां पे ही क्या हो जाएगा? ग्रेन्युलोसा की पहली लेयर, ग्रेन्युलोसा की दूसरी लेयर, यहां पे क्या बन गया? एंट्रम। क्लियर है ना? अब ये यहां पे अगेन यू विल फाइंड थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना, ये दोनों ही दोनों है, थीका इंटरना एक्सटर्ना, इंटरना एक्सटर्ना, ये मिल गया आपको। और इस स्ट्रक्चर का नाम आपने क्या रखा हुआ है अभी भी? टर्शरी फॉलिकल। सेकेंडरी oocyte जैसे ही तैयार होता है ना, ये अपने चारों तरफ एक ए सेलुलर लेयर को बना देगा। दिस ए सेलुलर लेयर इज कॉल्ड जोना पेल्यूसिडा। क्या बोल देंगे? जोना पेल्यूसिडा, ठीक है। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए एंट्रम कहां पे दिखा, फर्स्ट टाइम एंट्रम दिखेगा टर्शरी फॉलिकल में। सेकेंडरी oocyte फर्स्ट टाइम कहां दिखा? टर्शरी फॉलिकल में। अब फर्दर और डेवलपमेंट होगा, और इस डेवलपमेंट में अब क्या है, तो सर ये अभी भी सेकेंडरी oocyte है, ये यहां पे जोना पेल्यूसिडा हो गया, ये ग्रेन्युलोसा की लेयर है ना, ये ग्रेन्युलोसा की लेयर है। ग्रेन्युलोसा की लेयर अब यहां पे अगर हम बात करते हैं, जैसे ये जोना पेल्यूसिडा है ना, जोना पेल्यूसिडा एक ए सेल्यूलर लेयर होता है, जोना पेल्यूसिडा एक ए सेल्यूलर लेयर होता है। और ये जो ग्रेन्युलोसा है, ये इनके चारों तरफ बना देगा कोरोना रेडिएटा। क्या बना देगा? कोरोना रेडिएटा। दिस कोरोना रेडिएटा, ये कोरोना रेडिएटा कौन सा लेयर होता है बच्चा लोग? सेल्यूलर लेयर। कौन सा लेयर होता है? सेल्यूलर लेयर। कोरोना रेडिएटा इज सेल्यूलर लेयर। अब यहां एंट्रम अभी भी वैसे ही प्रेजेंट है जैसे पहले था, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना, ये थीका इंटरना एक्सटर्ना, ये चीजें ऐसे बन गई। अब देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट तैयार हो गया, तो अब इसके थीका से, अब इसके थीका से जो एस्ट्रोजन रिलीज होगा, इसके थीका से जो एस्ट्रोजन रिलीज होगा, जैसे अगर मैं पूछूं सर यहां पे भी थीका है, तो इनका थीका से जो एस्ट्रोजन रिलीज हुआ उसने क्या किया? तो इसने भी सेम वही काम किया था जो पहले वाले कर रहे थे। इनके भी एस्ट्रोजन से नेगेटिव फीडबैक गया था LH-FSH को, और एंडोमेट्रियम का क्या हुआ था बच्चा लोग? प्रोलिफरेशन। एंडोमेट्रियम का क्या हुआ था? प्रोलिफरेशन। क्लियर? लेकिन जो ये ग्राफियन या मैच्योर्ड फॉलिकल है, ग्राफियन या जो मैच्योर्ड फॉलिकल से जो एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है, ये एस्ट्रोजन क्या करेगा? तो पॉजिटिव फीडबैक दे देगा LH एंड FSH को। किसको पॉजिटिव फीडबैक दे दिया? LH एंड FSH को। एक बार हम थोड़ा सा फिर से रिकैप करते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेज, मैं चाहूंगा कि आप एक बार जो भी मैं कह रहा हूं आप बंद करके बस ध्यान से सुने। जैसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज, ज्यादा प्रिसाइज बोलेंगे तो फीटल स्टेज में ऊगोनिया का फॉर्मेशन हुआ था, और यही ऊगोनिया माइटोसिस भी कर दिया। माइटोसिस के बाद भी जो स्ट्रक्चर बना उसको भी हम ऊगोनिया ही बोलेंगे। देन मियोसिस 1 किया उसने, मियोसिस 1 कंप्लीट नहीं हुआ, इनकम्प्लीट ही रह गया, तो उस इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर का नाम हमने रखा प्राइमरी oocyte। अभी जो इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर है प्राइमरी oocyte, इसके चारों तरफ ग्रेन्युलोसा के सेल्स अरेंज हो गए, कंप्लीट स्ट्रक्चर का नाम हो गया प्राइमरी फॉलिकल। फीमेल का बर्थ हुआ, बर्थ के पहले तक मिलियंस ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स ईच साइड थे। जैसे ही बर्थ हुआ तो बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक ये प्राइमरी फॉलिकल्स डीजेनरेट होते चले गए। प्यूबर्टी आते आते 60,000 से 80,000 जो प्राइमरी फॉलिकल्स थे वो ईच साइड प्रेजेंट थे। अब GnRH का लेवल बढ़ रहा था,
जैसे ही वो ठीक ठाक बढ़ जाता है तुरंत एंटीरियर पिट्यूटरी से LH FSH आएगा। इस बार पहले बल्लेबाजी किसने की? FSH ने। ढेर सारे प्राइमरी फॉलिकल्स थे लेकिन FSH ने किसी एक प्राइमरी फॉलिकल को एक्टिवेट किया और ये एक्टिवेटेड प्राइमरी फॉलिकल जो है सेकेंडरी फॉलिकल में बदलेगा, लेकिन साथ ही साथ LH और FSH दोनों को सप्रेस करेगा, निगेटिव फीडबैक देगा इनहिबिन रिलीज करके। सेकेंडरी फॉलिकल जो बना है इसमें खासियत ये थी कि ग्रेनुलोसा की लेयर जो एक थी अब वो 2 हो गई और साथ ही साथ बाहर थीका 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 लग गया। इस थीका से फिर से क्या रिलीज हुआ? एस्ट्रोजन। इस एस्ट्रोजन ने अब क्या किया? वही सेम काम, निगेटिव फीडबैक दिया LH और FSH को। और दूसरा काम क्या किया इसने? अच्छा, LH को निगेटिव क्यों किए? क्योंकि LH बढ़ता है तो फॉलिकल्स को रप्चर कर देता है। FSH को निगेटिव क्यों किए? ताकि FSH मल्टीपल ओव्यूलेशन ना करवाए। अब साथ ही साथ यहां से जो एंडोमेट्रियम गया था तो पहला तो नेगेटिव फीडबैक दे दिया LH FSH को। दूसरा काम इसने क्या किया? तो दूसरा काम ये एंडोमेट्रियम में गया और वहां पे जाके बाइंड किया और माइटोसिस करवाया, यानी कि फॉलिकल्स के डेवलपमेंट होने के कारण एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है और इसी एस्ट्रोजन के वजह से एंडोमेट्रियम में प्रोलिफरेशन हो रहा है, यानी कि फॉलिकुलर फेज लीड्स टू प्रोलिफरेटिव फेज। क्लियर? और ये यूट्राइन साइकिल और ओवेरियन साइकिल, ये दोनों मेंस्ट्रुअल साइकिल में 2 इवेंट्स अलग अलग जगह चल रहा है बट एट द सेम टाइम। ठीक, तो अब देख बच्चा लोग, ग्राफियन फॉलिकल बन गया, इसने इतना ज्यादा पॉजिटिव फीडबैक दे दिया कि LH सर्ज आ गया। LH सर्ज आने के वजह से, LH बहुत ज्यादा बढ़ने के वजह से अब क्या होगा? बाय डिफॉल्ट रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो गया। ये जो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो गया, इस रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल को कहा जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम। अब मैं अगर आपको बताऊं ल्यूटिन पिगमेंट, येलो बॉडी, तो ये आपके अभी किसी काम का नहीं, स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड रही है। कॉर्पस ल्यूटियम इस चीज का फॉर्मेशन होगा। सर ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या है? तो एस्ट्रोजन के पॉजिटिव फीडबैक देने के कारण LH सर्ज आया, FSH भी बढ़ेगा। अब इस LH सर्ज के कारण कॉर्पस ल्यूटियम ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो गया। इस रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल को हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम। और इस कॉर्पस ल्यूटियम से ढेर सारा क्या रिलीज होगा बच्चा लोग? प्रोजेस्टेरॉन, यानी कि फर्स्ट टाइम प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हो गया। हाँ, कुछ अमाउंट में ये एस्ट्रोजन को भी रिलीज करेगा, समझे? प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एंडोमेट्रियम को प्रोलिफरेट नहीं करता है, फैलाता नहीं है, वो काम तो कर चुका है। कौन कर चुका है? एस्ट्रोजन। ये एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है। ये एंडोमेट्रियम को क्या करेगा बच्चा लोग? मेंटेन, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है। इस कॉर्पस ल्यूटियम का जो ड्यूरेशन है वो 14 दिन का ही होता है, 14 डेज। पहले 7 दिन ये बढ़ेगा, उसके बाद 7 दिन ये डिक्रीज होगा। यानी कि कॉर्पस ल्यूटियम को बनाने में कौन सबसे बड़ा रोल प्ले किया? LH। बढ़ाने में कौन रोल प्ले करेगा? FSH। अब मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, आपके सामने जो एनसीईआरटी है, मैं शेयर कर सकता हूं लेकिन करूंगा नहीं। एनसीईआरटी की बुक खोलिए, उसमें देखिए सबसे पहले LH और FSH के ऊपर ध्यान दीजिएगा। FSH का पीक जो है ग्रेजुअली नीचे आ रहा है, LH बढ़ना चाहिए लेकिन जितना बढ़ रहा है उतना बढ़ता नहीं है। उसके पीछे का कारण आपको पता है, वो निगेटिव फीडबैक। मिड साइकिल आते आते एनसीईआरटी में 28 डेज का साइकिल बोला है, तो हमेशा याद रखिए कितने भी दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल है, हमेशा -14 करोगे, आंसर आ जाएगा कि कब ओव्यूलेशन हुआ। ठीक है, अगर 32 दिन का साइकिल है तो 32 -14 कर लो, 18 हो जाएगा, यानी कि 18th डे ओव्यूलेशन हुआ। यहां पे 28 डेज की साइकिल की बात की गई है तो 14 आंसर है, इसलिए मिड साइकिल बोला है। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि मिड साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड में होता है, ऐसा नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है। तो मान लीजिए जैसे मिड साइकिल में जब आप ध्यान से देखोगे तो LH सर्ज हुआ, LH बहुत ज्यादा बढ़ गया। LH के बढ़ने के कारण जो डेवलपिंग ग्राफियन फॉलिकल्स थे, मैच्योर फॉलिकल्स, सॉरी डेवलपिंग नहीं, मैच्योर्ड फॉलिकल्स, ये रप्चर हो गए। देख, रप्चर होने के पहले, फॉलिकल्स के रप्चर होने के पहले एस्ट्रोजन बढ़ गया, एक हाईएस्ट लेवल तक पहुंचेगा। फॉलिकल जैसी रप्चर हो गया तो ये कम हो गया, बाद में फिर से एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता हुआ दिखाया है। यानी कि एस्ट्रोजन के कितने पीक दिखाए जा रहे हैं? 2। पहला एस्ट्रोजन का लेवल क्यों बढ़ा? तो पहला एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा है सिर्फ सिंपल चीज के चक्कर में, ग्राफ जैसे जैसे फॉलिकल्स डेवलप हो रहे थे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ते गया बढ़ते गया। फॉलिकल्स टूट गए, रप्चर हो गए तो एस्ट्रोजन का लेवल कम हो गया। दूसरा एस्ट्रोजन क्यों बढ़ा? ये बढ़ा कॉर्पस ल्यूटियम के कारण, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम से भी एस्ट्रोजन रिलीज होता है।
प्रोजेस्टेरोन का पीक देखो सिर्फ एक ही बार आएगा। प्रोजेस्टेरोन का जो पीक आता है वो एक ही बार आ रहा है, ध्यान से देखो। क्यों? क्योंकि पहली बार प्रोजेस्टेरोन किसकी वजह से बनता है यार? कॉर्पस ल्यूटियम। बच्चा लोग, ये तो था पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपने ये भी देख लिया 4 फेजेस आते हैं। oogenesis मेंस्ट्रुअल साइकिल को जोड़ के हमने बताया। सबसे पहला फेज बोला गया है फॉलिक्यूलर फेज, नहीं मेंसेस है। सबसे पहला फेज है मेंसेस। उसके बाद दूसरा फेज क्या है? प्रोलिफरेटिव या फॉलिक्यूलर फेज, हालांकि पहले ये लिखना चाहिए। तीसरा ओव्यूलेटरी फेज। चौथा ल्यूटियल / सेक्रेटरी फेज। ठीक, आप सबके दिमाग में एकदम पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए। क्लियर हो गया सबको? अच्छा, फर्स्ट डे ऑफ द ब्लीडिंग को फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल माना जाता है, ध्यान देना। फर्स्ट डे ऑफ द ब्लीडिंग को फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। 14 दिन तक, पहले 7 दिन कॉर्पस ल्यूटियम बढ़ा, दबा के प्रोजेस्टेरोन रिलीज किया। उसके बाद 7 दिन ये डिजेनरेट होना स्टार्ट हो गया, प्रोजेस्टेरोन का लेवल धीरे धीरे कम हो गया। जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो गया तो एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने वाला गायब हो गया कि नहीं? तो वो एंडोमेट्रियम को मेंटेन नहीं कर पाएगा। जब नहीं कर पाएगा तो फिर से मेंसेस, फिर से नया साइकिल शुरू। ये तब होगा जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। लेकिन इनकेस अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है, तो इस समय क्या होने वाला है? तो फर्टिलाइजेशन अगर हो गया है तो बच्चा लोग ध्यान देना, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो एम्प्यूला में आ गया। मैं रफली बता रहा हूं, एम्प्यूला में ये सेकेंडरी oocyte आया, स्पर्म जो है पूरा क्रॉस करते हुए, यूट्रस को क्रॉस करते हुए पहुंच गया यहां पे, और यहां पे ये फ्यूज हो गया। जैसे ही ये सेकेंडरी oocyte का ये है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, और यहां पे ये हो जाएगा बेटा जोना पेल्यूसिडा, ये हो गया कोरोना रेडिएटा। ठीक है, मैं इसको यहां पे जूम करके बना रहा हूं, कोरोना रेडिएटा। स्पर्म इतनी सारी चीजों को क्रॉस करके गया, तो मैक्सिमम, एक तो आपको पता होना चाहिए कि अगर 100% स्पर्म को अगर हम माने मिलियंस में, अगर वो 100% उनका नंबर है, तो 60% स्पर्म में नॉर्मल शेप और साइज होता है, नॉर्मल शेप एंड साइज। 60% में नॉर्मल शेप एंड साइज, बचा हुआ 40% कुछ नहीं होता है। इस 60 का 40% में विग्रस मोटिलिटी होती है, यानी कि देखो ऐसी ओवरऑल स्पर्म क्या हो गया? कम हो गया। एक ही स्पर्म जाके फ्यूज होना चाहिए ना, कुछ तो ऐसे एलिमिनेट हो गए। दूसरा, स्पर्म जब यहां से जा रहा होता है ना, तो वेजाइनल सिक्रीशन, यूट्राइन सिक्रीशन स्पर्म पे खूब अटैक करता है और उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कमजोर करता है, ताकि उनके अंदर के कंटेंट बाहर आ सके। इस प्रोसेस को बोलते हैं कैपेसिटेशन। अगर ऐसा नहीं होगा तो एंजाइम वगैरह रिलीज होकर फ्यूजन नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए एक बार स्ट्रक्चर समझिएगा ध्यान से। जैसे कि ये हेड वाला पोर्शन हो गया, हेड में स्पर्म के एक इलोंगेटेड सा स्ट्रक्चर होता है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस, इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। इसी हेड में एंटीरियर सरफेस पे कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको आप कहते हो एक्रोजोम। इस एक्रोजोम में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। एक बार हालांकि एंजाइम का नाम आप सुन लो, तो एक होता है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, दूसरा होता है जोना लाइसिन, तीसरा होता है हायाल्यूरोनिडेज। क्या हो गया तीसरा? हायाल्यूरोनिडेज। कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, जोना लाइसिन, और तीसरा हो जाएगा हायाल्यूरोनिडेज। बच्चा लोग, ये हो गया नेक। अच्छा, मैं ऐसे लिख देता हूं, दिस इज हेड, दिस इज नेक। नेक में ऐसे सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। बहुत लोगों ने प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल का फंक्शन पढ़ा होगा, पढ़े हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिलहाल एनसीईआरटी में जो है उसको ही रिटेन करना है हम लोगों को अभी। यहां पे ये हो जाएगा। अच्छा, ये हो गया, दिस इज नेक, दिस इज न्यूक्लियस, हैप्लॉइड इलोंगेटेड न्यूक्लियस, जिसकी प्लॉइडी एन है। अच्छा, इसके नेक के बाद यहां पे ये आ जाएगा मिडिल पीस, दिस इज मिडिल पीस। माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे अरेंज होते हैं, इस अरेंजमेंट को कहा जाता है नेवेन-कर्न अरेंजमेंट। नेवेन-कर्न अरेंजमेंट, ये तो थोड़ा सा क्विक रिव्यू सेक्शन है, क्विक रिवीजन करवाना है, नहीं तो आपको और डिटेल में पढ़ने का मौका मिलता।
नेबनकन अरेंजमेंट। अच्छा, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, आप जब सेमाइनल फ्लूइड पढ़े थे तो वहां फ्रक्टोज मिला होगा, इसी फ्रक्टोज का इस्तेमाल ये माइटोकॉन्ड्रिया करता है और तब जाके एटीपी रिलीज होता है। सीमेंट में जो फ्रक्टोज प्रेजेंट है उसका इस्तेमाल कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया, और तब जाके एटीपी रिलीज होती है, और एटीपी रिलीज होती है तभी ये फ्लैजेलरी मूवमेंट स्टार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं टेल, ये है फ्लैजेला वेसल, ठीक है। और पूरा स्पर्म, पूरा जो स्पर्म है उनके चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है, चारों तरफ ऐसे किसकी कवरिंग हो गई बच्चा लोग? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग है। तो ये पूरा का पूरा स्पर्म जब यहां एंटर होता है ना फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, एक तो बहुत लोग तो ऐसे एलिमिनेट हो गए, दूसरा जब ये एंटर करते हैं बहुत सिक्रीशन होता है ताकि इनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन कमजोर हो, कमजोर होने वाले प्रोसेस को बोलेंगे कैपेसिटेशन। उसके बाद ये कौन सा लेयर है बताओ? कोरोना रेडिएटा है ना, तो एक्रोसोम जो उसके हेड के एंटीरियर पोर्शन में एक एंजाइम था, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, वो इसको डिसॉल्व करता हुआ अंदर जाएगा, अंदर जाने के बाद ये जोना पेलुसिडा है ना, इसको भी ये एंजाइम की मदद से डिसॉल्व करता हुआ, अच्छा इसके ऊपर रिसेप्टर होता है सेकेंडरी oocyte के सेल मेम्ब्रेन में, स्पर्म के लिए क्या होता है? रिसेप्टर। अब ये स्पर्म जाके किसी एक रिसेप्टर से जाके जुड़ जाएगा, जैसे ही किसी एक रिसेप्टर से जाके जुड़ेगा यहां डीपोलराइजेशन होता है, और इस डीपोलराइजेशन के चक्कर में कुछ कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ कुछ क्या डिटेल बताऊंगा, फंस जाओगे, फास्ट ब्लॉक, स्लो ब्लॉक, बहुत सारी बातें छोड़ दीजिए। स्पर्म जो है, जैसे स्पर्म जाके किसी एक रिसेप्टर से बाइंड करेगा अंदर चेंजेस होंगे, और जो मियोसिस सेकंड रुका हुआ था वो कंप्लीट हो जाएगा, और अब इस स्ट्रक्चर को आप बोलते हो ओवम। क्या बोल देते हो? ओवम। और पूरे स्पर्म का कंटेंट, हेड का जो कंटेंट है वो अंदर चला गया, और यहां पे फ्यूजन होने के बाद क्या बना दिया? जाइगोट। स्पर्म के हेड का न्यूक्लियस, ओवम का न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो गए और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तैयार हुआ जिसका नाम क्या है? जाइगोट। सबसे पहला लिंक, यानी कि जाइगोट का फॉर्मेशन यहां पे हो गया। बच्चा लोग एक चीज याद रखो, जाइगोट से, अच्छा ये जो जाइगोट है इसके चारों तरफ है जोना पेलुसिडा और यहां पे कोरोना रेडिएटा, सब थोड़ी गायब हो गए थे, कोई एक आया स्पर्म, एक स्पर्म जैसी जाकर रिसेप्टर से बाइंड किया ना, अंदर चेंजेस हुए, तो मियोसिस सेकंड तो कंप्लीट हुआ ही, ओवम तो बना ही, साथ ही साथ ये जितने भी रिसेप्टर थे ये डिजेनरेट हो गए, जिसके वजह से एडिशनल स्पर्म की एंट्री नहीं होती। स्पर्म गया, हेड के कंटेंट में जो जो एंजाइम्स थे उनका यूज करते करते कोई एक स्पर्म सबसे पहले जाके रिसेप्टर से जुड़ जाएगा। ये रिसेप्टर कहां पे है? तो सेकेंडरी oocyte के सेल मेम्ब्रेन में है। जैसे ही जाके जुड़ेगा सेकेंडरी oocyte के सेल मेम्ब्रेन में डीपोलराइजेशन होगा और अंदर कुछ कुछ रिएक्शंस होंगे। इन रिएक्शंस के कारण जो बाहर का रिसेप्टर है वो खत्म। जब बाहर का रिसेप्टर खत्म हो गया तो एडिशनल स्पर्म का बाइंडिंग नहीं होगा। दूसरा, मियोसिस 1 जो रुका था वो कंप्लीट हो गया, मेटाफेज सेकंड में रुका था, कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद स्ट्रक्चर को क्या बोला हमने? ओवम। अब ओवम का न्यूक्लियस, स्पर्म के हेड का न्यूक्लियस आपस में फ्यूज किए और एक स्ट्रक्चर बना दिया जिसका नाम क्या है? जाइगोट। अब ये अगर जाइगोट है तो ये कोरोना रेडिएटा अभी भी है, जोना पेलुसिडा अभी भी है, ठीक बच्चा लोग। अब इसमें होगा माइटोसिस। एक सेल है ना, माइटोसिस होके 2 सेल बनाएगा और फिर 2 से कितने सेल बनेंगे? 4। इसके माइटोसिस में कुछ यूनिक है। जैसे आपके हाथ में एक पेपर है, आप उसको फाड़ दीजिए, 2 हिस्सों में बढ़ गया, फिर से उसको लेके फाड़ दो, 4 हो गए। नंबर ऑफ पेजेस तो बढ़ रहे हैं लेकिन साइज क्या हो रहा है? कम। बच्चा लोग ये हो गया जाइगोट, ये एक सेल है। अच्छा, इसमें लगातार डिवीजन होगा, माइटोसिस होगा, लेकिन जितनी बार डिवीजन होगा उतनी बार सेल का नंबर बढ़ता है, लेकिन जो साइज ऑफ द सेल है वो कम होता है। तो ऐसे माइटोसिस को हम बोलते हैं क्लीवेज। क्या बोल देते हैं? क्लीवेज। समझ रहे हैं ना? तो जाइगोट में अभी एक सेल है, डिवाइड करके 2 होगा, 2 से 4 होगा। जितनी बार मान लो जैसे 2 सेल बन गया, अब कितने ही साइज में फिर से डिवीजन होगा और 2 से कितने बन जाएंगे? 4 बन जाएंगे। यानी कि हर डिवीजन के बाद आपको साइज क्या दिखेगी? कम दिखेगी। फिर से डिवाइड करेगा, मतलब ओवरऑल साइज इतना ही है। क्यों है? रिजिडिटी के कारण। ये जितने हैं इनका नंबर बढ़ते रहेगा लेकिन साइज कम होगा। ऐसे माइटोसिस को हम बोलते हैं क्लीवेज, ठीक। तो ध्यान से समझना, जब ये यहां से ऐसे, ये यहां से
जाइगोट जब यहां से ब्लास्टोमियर मतलब जाइगोट था, जाइगोट के बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है तो मोरुला बनेगा, मोरुला के बाद ब्लास्ट्यूला, ब्लास्ट्यूला के बाद गैस्ट्रूला, ये अलग अलग मतलब डेवलपमेंटल स्टेजेस है। यहां से जब जाइगोट डेवलप होता होता हुआ यहां पे आएगा, कहां पे आएगा, यूट्रस में। तो यूट्रस में इसके आते ही जो कोरोना रेडिएटा की लेयर थी वो खत्म हो जाती है। कोरोना रेडिएटा की लेयर क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक, सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाता है, जैसे मान लो ये एंडोमेट्रियम है, मान लीजिए आप इसको एंडोमेट्रियम है, तो यहां पे जो सिनेरियो है, ये एंडोमेट्रियम है, ये देखो ये आ गया मोरुला के बाद वाला स्टेज, यहां पे जैसे डेवलपमेंटल शुरू होगा तो ये पूरा ये हो गया जोना पेल्यूसिडा, और अंदर नंबर ऑफ सेल्स डिवाइड होते जा रहे हैं। जितने भी नए सेल्स अंदर बनते हैं हम उनको बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स, यानी कि क्लीवेज एक ऐसा डिवीजन है जिसमें नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं, और हर नए बनते हुए सेल्स को आपने क्या बोल दिया बेटा, ब्लास्टोमियर्स। और इन ब्लास्टोमियर्स जब ये बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो कुछ ब्लास्टोमियर्स आउटर साइड में अरेंज हो जाएंगे। ठीक, आउटर साइड में जो अरेंज हो उनको हमने बोल दिया ट्रोफोब्लास्ट। कुछ जो ब्लास्टोमियर्स है वो किसी एक तरफ अरेंज होंगे, जो एक तरफ अरेंज होंगे इनको हमने बोल दिया इनर सेल मास। आउटर साइड वाले को हमने क्या बोल दिया, ट्रोफोब्लास्ट, और किसी एक तरफ जो इनर साइड में उसको हमने क्या बोल दिया, इनर सेल मास। यहां पे फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक, तो इसको भी यहां पे देखने का प्रयास करते हैं, रुकिए। ये एंडोमेट्रियम है, हम यहां पे इसको ऐसे बनाते हैं। जब ये डेवलप होते होते हुए यहां पे चला आया तो ये ब्लास्टोमियर्स ऐसे अरेंज हो गए। तो जो आउटर साइड वाला बना इसको आपने क्या बोल दिया, ट्रोफोब्लास्ट, और एक तरफ जो बन गया इसको क्या बोल दिया आपने, इनर सेल मास, और इसके चारों तरफ जोना पेल्यूसिडा। तो है ये है बच्चा, लोग स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो। ये एक तो मतलब यही है ना, जैसे देखिए इस तरफ ज्यादा भार पड़ेगा कि नहीं, एक तो यहां पे ये सेल्स भी है, इसके पीछे ये भी इस पे धक्का दे रहे हैं, और ये फ्लूइड है, ये भी इसको ओवरऑल आगे पुश करेगा कि नहीं। तो आगे पुश करने की वजह से एक हल्की सी दरार बनेगी, एक हल्का सा स्लिट बनेगा, और स्लिट बनने के चक्कर में धीरे धीरे पहले एक छोटा सा स्लिट बनेगा, तो प्रेशर एक तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो शिफ्ट होने के चक्कर में थोड़ा सा स्लिट बन गया। अब इस स्लिट के चक्कर में पूरा ऐसे जो ब्लास्टोमियर है बाहर आ जाएगा। समझ में आ रहा है, जैसे आम के ऊपर का पोर्शन काट दो और ऐसे धीरे धीरे देखते हैं पूरी गुठली बाहर आ जाती है, सेम कुछ वैसा ही ये इतना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे कि किसी एक तरफ स्लिट बन जाएगा, और अल्टीमेटली धीरे 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 इतना बड़ा गड्ढा हो जाएगा कि सब बाहर आ जाएंगे, और बाहर जैसे ही आएंगे यहां पे आके एम्बेडेड हो जाएंगे, और एंडोमेट्रियम जो है मैटरनल ब्लड वेसल्स टिश्यू ये सब डिवाइड करके इनको अपनी तरफ संभालेंगे। दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन, दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। समझ में आ रहा है बच्चा लोग, क्लियर है। तो जैसे इम्प्लांटेशन, अब ध्यान से देखना, अगर ये 14 दिन तक 14 डेज तक कॉर्पस ल्यूटियम है, इसी ने प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करके इनको बचाया था ना एंडोमेट्रियम को, तो जैसे ही इम्प्लांटेशन होता है ना तुरंत यहां से रिलीज होगा एचसीजी। ये एचसीजी जाके कॉर्पस ल्यूटियम को बोलता है कि साहब अब आपका जो लाइफ स्पैन है इसको बढ़ा के एंड तक लेके जाए, 9 मंथ तक आप एक्टिवेटेड रहिए। एचसीजी को देख के कॉर्पस ल्यूटियम को बिलीव हो जाता है कि अब मुझे 14 डेज में डिजेनरेट नहीं होना है, मुझे टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी रहना है। क्यों? क्योंकि पहले 3 महीने तक जब तक प्लेसेंटा नहीं बना है तब तक मेन काम प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन रिलीज करने का कॉर्पस ल्यूटियम करता है। जब तक प्लेसेंटा नहीं बना है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन रिलीज करने का मेन फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? कॉर्पस ल्यूटियम। प्लेसेंटा बन गया तो ये एडिशनल फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो सर ये जब 3 महीने तक ही मेन बल्लेबाजी कर रहा है हार्मोन्स में, तो आखिर तक क्यों रखे हैं? क्योंकि टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी यहां से एक और हार्मोन रिलीज होती है प्रोटीनिशियस, जिसका नाम है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज करता है जो कि पार्चुरेशन में हेल्प करेगा। क्लियर एवरीवन? तो इम्प्लांटेशन होने के बाद तुरंत एचसीजी जाएगा और प्रोलॉन्ग कर देगा, लाइफ स्पैन को बढ़ा देगा। किसके लाइफ स्पैन को बढ़ा देगा? कॉर्पस ल्यूटियम को। पहले 3 महीने तक तो कॉर्पस ल्यूटियम मेन काम प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन के लिए करता है, उसके बाद आखिरी में जाते वक्त ये क्या रिलीज करके जाएगा? रिलैक्सिन, जो किसमें मदद करेगा बच्चा लोग? पार्चुरेशन। क्लियर एवरीवन? तो खैर ये कुछ मेजर इवेंट्स थे। मेरा मेन प्रयास ये है कि आप लोग एक बार मेंस्ट्रुअल साइकिल, oogenesis, गैमेटोजेनेसिस को थोड़ा सा मिला के पढ़ें,
पहले इसमें समझ लेना, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है, और वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस, अभी हम क्वेश्चंस को भी इसमें ऐड करके डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा ओवरऑल देख लीजिएगा। एनसीईआरटी के बियॉन्ड कुछ भी अगर मिलता है, फंसते हैं तो प्लीज पूछिए उसको, लेकिन उसके नई चीज के चक्कर में अपना ये मेन टाइम वेस्ट मत करिए, ठीक है। तो आओ कुछ क्वेश्चंस पे पहले डिस्कशन करते हैं, ठीक है। अब बच्चा लोग ये कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं इनको शेयर भी कर दूंगा, लिंक मिल जाएगा आपको, इसको पूरा ट्राई करना। हम इतना क्वेश्चन नहीं ट्राई करेंगे, कुछ कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन थोड़े से जो टिपिकल हो, जैसे ये एसेसरी पार्ट में द एजेस ऑफ द इन्फंटिबुलम हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड फेमराई व्हिच हेल्प्स इन द कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर मेंस्ट्रुएशन। सेवेंथ क्वेश्चन नंबर 7 देखो, किसी भी हाल में ये ट्रू नहीं हो सकता है, ये है फॉल्स, ठीक है। द करेक्ट कैसे होता है ये? द एजेस ऑफ द infundibulum possess finger-like projections called femorrhoea which helps in the collection of ovum after ovulation, not menstruation. Next, question number 9 पे चले आइए। The glandular tissue of each breast is divided into 15 to 20 mammary lobes containing cluster of cells called alveoli which secrete milk and is stored in them. तो ये 100% सही बात है, तो this is true, ठीक है। मैं ये पूरा शेयर कर दूंगा, 30 क्वेश्चंस हैं, आप इसको एकदम अच्छे से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 12 पे चले आओ, नहीं 11 भी ध्यान से देख सकते हो। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी oocyte, फर्स्ट पोलर बॉडी एंड ओवम आर हैप्लॉइड सेल्स। ये सही बात है, गलत बात है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कौन सा है? N की 2N, N होता है। प्राइमरी oocyte क्या था? 2N था, तो ये क्या हो गया बेटा? फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। द सेकेंडरी oocyte इन टर्शियरी फॉलिकल फॉर्म्स अ न्यू एसेलुलर मेम्ब्रेन कॉल्ड ज़ोना पेल्यूसिडा सराउंडिंग इट। सेकेंडरी oocyte इन टर्शियरी फॉलिकल फॉर्म्स अ न्यू एसेलुलर मेम्ब्रेन कॉल्ड ज़ोना पेल्यूसिडा सराउंडिंग इट। सेकेंडरी oocyte बना रहा है टर्शियरी फॉलिकल के अंदर एक न्यू सेलुलर, के सेलुलर। ये ट्रू है कि फॉल्स है? Secondary oocyte in tertiary follicle forms a new acellular membrane called zona pellucida surrounding it. Secondary oocyte बनने की शुरुआत भले हुई, लेकिन अगर कंप्लीट बन गया तो टर्शियरी नहीं है, वो कौन सा फॉलिकल हो गया? ग्राफियन फॉलिकल है। शुरुआत तो भले हुई थी जोना पेल्यूसिडा में, सॉरी टर्शियरी फॉलिकल में शुरुआत भले हुई थी, लेकिन कंप्लीट वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर आ गया था किसमें? ग्राफियन फॉलिकल में। देन ये तो इजी क्वेश्चंस है, आप बिल्कुल इसको ट्राई करना। कुछ क्वेश्चन फंसेगा तो उसमें लिख के भेज देना क्या क्या फंसा हुआ है। असर्शन रीजन जो मेन कंसर्न है। 27 प्लेसेंटा इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन द एम्ब्रियो एंड मदर। रीजन द कोरियोनिक विलाई ऑफ फीटस एंड मैटरनल यूट्राइन टिश्यू इंटरडिजिटेटेड टू फॉर्म प्लेसेंटा। हमेशा असर्शन रीजन को कैसे ट्राई करना है? पहले पढ़ना है असर्शन, और उसके बाद से ये तुमको ढक देना है रीजन को। रीजन को सोचना है बिकॉज असर्शन जब हमने पढ़ा तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल क्योंकि कनेक्शंस है, चीजें आदान प्रदान हो रही है, लेकिन यहां लिखा है कि वो बनता कैसे है। तो हालांकि दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2, determination of sex of the fetus is possible only at the end of second trimester. After 2 months of pregnancy, heart of the embryo is formed. ये क्वेश्चन नंबर 28 तो छोटे बच्चे भी बता देंगे किसी भी एंगल से। दोनों ही स्टेटमेंट इसमें क्या लग रहे हैं? गड़बड़ हैं। दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का ना एक एक लाइन लिखा हुआ है, सब कुछ उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में सब में देखना बाय द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ, बाय द एंड ऑफ सेकंड मंथ लिखा है, लेकिन जब 5th मंथ वाला है ना, उसमें एक वर्ड यूज किया है ड्यूरिंग। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। और एक और चीज आप थोड़ा सा ध्यान दे लेना, IgA इज एन एग्जांपल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। IgG इज एन एग्जांपल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। ये हेल्थ एंड डिजीज में विल डिस्कस। Scientifically, it is correct to say that the sex of the baby is determined by the father and not by the mother. Reason, all ova produced by the female have the sex chromosome X, whereas in sperm sex chromosomes could be either X or Y. ये तो मतलब महा इजी क्वेश्चन हो गया, ये हो गया 1। बात भी सही और एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 को डिस्कस करते हैं। उसके बाद की जितने क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना, लिंक शेयर कर दूंगा मैं।
ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ सेवरल हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन, cortisol, prolactin, thyroxine, etc. are increased several folds in the maternal blood. Increased production of these hormones is essential for supporting the fetal growth, metabolic changes in the mother and maintenance of pregnancy. बात एकदम सही है. कॉर्टिसोल क्यों बढ़ाए? ग्रोथ करवाना है, हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन करवा के. प्रोलैक्टिन क्यों बढ़वाए? ताकि बाय द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी मिल्क का फॉर्मेशन भी होना चाहिए. थायरोक्सिन किस लिए हुआ? फॉर मेटाबॉलिज्म. क्लियर? तो ये बच्चे और मदर दोनों के डेवलपमेंट और उसके लिए होता है, सपोर्ट के लिए होता है. ठीक है, तो दीज आर दी क्वेश्चन. बच्चे लोग आई विल बी शेयरिंग दिस वाया लिंक, तो उसको प्लीज ट्राई करना. कितने हैं टोटल? आई बिलीव 35 क्वेश्चंस है. इस 35 क्वेश्चंस को करने के लिए हार्डली यू हैव टू टेक 10 मिनट्स. और एक बार इसकी एनसीईआरटी जरूर रीड कर लेना. विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑल्सो. ठीक है, थैंक यू.